नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा। आप सबका स्वागत है द क्रेडिबल न्यूज पे। वीकली वीडियो सीरीज में आज आपसे बात करूंगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जो हमारे देश के लिए एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जस की तस बनी हुई है। अफसोस होता है, दुख होता है जब इस मुद्दे पर पॉलिटिकल एजेंडा भी बन जाता है और हम भारतीय, हम भारत की जनता, हम लोग उस मुद्दे के साथ भावनाओं में रह जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमें कभी नहीं मिलता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक न्यूज मेरे सामने से निकली और मैंने उसी दिन सोचा कि आपसे जब वीडियो पे बात करूंगा तो भ्रष्टाचार पे बात करूंगा। और उसके बाद मैंने पूरी रिसर्च की, काफी कुछ समझा पढ़ा, जो आपके साथ बात करने जा रहा हूं। देखिए, अखबार में एक न्यूज आई, उसमें लिखा हुआ है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट की एक पीएसयू जो हमारे भारत का है, उसके एक रिटायर्ड कर्मचारी थे, बड़ी पोजीशन से रिटायर हुए हुए थे। उनकी बिटिया की असामयिक निधन हो गया, है ना। और उसकी डेथ होने के बाद, बेटी की डेथ होने के बाद, बच्ची की डेथ की एफआईआर के लिए, बच्ची की डेथ की बॉडी लेने के लिए, उसके फ्यूनरल तक, यानी जगह 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 उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। ये बात मीडिया के कई सोर्सेज में छपी हुई है। अगर आप इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसे टटोल लीजिएगा। मैंने भी ये फैक्ट्स कहीं देखी हैं, कहीं पढ़े हैं, उसी के बाद आपसे बात की है। एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वो भी बड़ी खतरनाक वाली रिपोर्ट है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक व्यवसायी ने चेन्नई में अपने शिपमेंट को बचाने के लिए वहां के अधिकारियों को रिश्वत दी। और ये सब बातों के अलावा अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आप अपना मोबाइल खोलिए और ट्विटर पे जाइए और ट्विटर पे आप सिंपल लिखिए ब्राइब केसेस, तो देखिए किस तरीके से ब्राइब केसेस आपके सामने खुलते हैं। ये एक इंडिया का एक पंजाब का पुलिस अधिकारी है जिन्हें पिछले दिनों पकड़ा गया, उसके पास ब्राइब मिली है। ये देखिए एक एक केस मैं देख रहा हूं ट्विटर पे, और ये कितने दिन पुराने केस हैं। ये देखिए किसी ने 27 अक्टूबर 2025 को लिखा है। उसके बाद का केस है, डॉक्टर शीतल यादव लिख रहे हैं, 9 अक्टूबर 2025 का है। वो क्या लिख रहे हैं मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आप उनका ट्वीट देख सकते हैं। ये आईएएस दिमान चकमा है। जब इनकी यूपीएससी निकली तब इन्होंने कहा था, मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूं, पिछड़ों का उत्थान करना चाहता हूं, पूर्वोत्तर के लिए काम करना चाहता हूं। लेकिन अभी 2 महीने पहले एक पोश होटल के कमरे में 57 लाख रुपए रिश्वत देते पकड़े गए। आप ये देखिए, इसके बाद फिर नीचे आते हैं, ये एक किसी पुलिस अफसर का आ रहा है, इन्होंने 80,000 की क्राइम। ये तो 3/11 का ट्वीट है, 11वें महीने का ट्वीट है, ठीक है। ये देखिए, ये फिर आप 2 दिन पुराना किसी का ट्वीट देख रहे हैं, कन्नौज में मृतक आश्रित में आशा बहू के पद के चयन के लिए 30,000 की रिश्वत। यानी इस तरीके के रिश्वत के केसेस जो हैं, आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनसे। और जो मैं आपको ये बता रहा था कि चेन्नई में ये प्रॉब्लम हुई एक शिपमेंट पे, ये देखिए ये ट्वीट है किसी का, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट खींचा, आप ये देख सकते हैं अगर ये जूम हो रहा हो। इस ट्वीट में लिखा है कि ₹47,000 दैट्स बाय अ बिजनेसमैन वाज फोर्स्ड टू पे चेन्नई कस्टम जस्ट टू गेट हिज कंसाइनमेंट रिलीज्ड। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखाए गए, अगर आप देख रहे हैं कि जो रिश्वत दी गई है ये यूपीआई के माध्यम से दी गई है। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप ट्विटर हैंडल पे हैं तो इस ट्वीट के कमेंट सेक्शन में पढ़िएगा लोग क्या क्या लिख रहे हैं, कि अगर रिश्वत सामने वाला यूपीआई से लेने के लिए तैयार हो गया है और ले रहा है, इसका मतलब उसके हौसले कितने बुलंद हैं। यानी मैंने आपको जस्ट पिछले 2 दिन, पिछले 10 दिन, पिछले 15 दिन के सिर्फ ट्विटर से कुछ आपको मैंने ट्वीट लोगों के बताए, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो भारत में जस का तस बना हुआ है। बस प्रॉब्लम इतनी सी है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, वो कहीं मेन स्ट्रीम में डिस्कशन में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जैसे का तैसा बना हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के इसकी प्रॉब्लम क्या है, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स आता है जो वर्ल्ड बैंक के डेटा को यूज करता है। आप चाहें तो उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, मेरे पास मेरा कंप्यूटर पड़ा है, मैंने उसकी रिपोर्ट निकाली है। अगर आप चाहें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये रिपोर्ट कैमरे पे ले ली जाए। आप ही देख रहे हैं ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक के डेटा के बिहाफ पे तैयार होता है। इसमें आप इंडिया की रेटिंग देख रहे हैं 2012 में। ये देखिए, अगर मैं जूम करके बता रहा हूं, 2012 में भारत का स्कोर 36 था, अगर आप देख रहे हैं तो। 2013 में आप देखते हैं फिर 36 था,
2014 में आप देखते हैं 38 हुआ, और 2015 में आप देखते हैं 38, 2016 में देखते हैं 40। मैं आपको जस्ट सीधा 2024 पे लेके आता हूं। 2024 में स्कोर फिर 38 आ गया है। दोस्तों, जो आप जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ये समझना चाहेंगे कि स्कोर से क्या मतलब होता है। मैं आपको बता दूं, स्कोर बढ़ेगा तो आपकी रैंक कम होगी। अभी भारत की रैंक आप यहां देख रहे हैं 96 है। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से ये सबसे प्रोमिनिएंट करप्शन का इंडेक्स होता है। भारत की अभी वर्ल्ड में रैंकिंग है 96 नंबर पे। और ये रैंकिंग कैसे तय होती है? आपका स्कोर पे तय होती है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्कोर बढ़ता है तो ये रैंकिंग कम होती जाती है। आप ये देख लीजिए, हम 96 नंबर पे हैं, और मैं ये यहां से खत्म करके जनरल आता हूं। डेनमार्क आप देख रहे हैं 1 नंबर पे है। अब हम डेनमार्क का स्कोर चेक कर लेते हैं। ये डेनमार्क का स्कोर है, ये यहां पे मैं आया 2024। आप देख रहे हैं 90 स्कोर आ रहा है। हमारा स्कोर है 38। यानी जितना आपका स्कोर बढ़ेगा तो आपकी रैंकिंग कम होती चली जाएगी। एक बार फिर से मैं इंडिया पे आता हूं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिस पे आप गौर फरमाइएगा। मैंने यहां पे इंडिया लिखा और इसको एक्सप्लोर किया। दोस्तों, 2014 के बाद 2012 में हम आज से ज्यादा करप्टेड थे, क्योंकि हमारा स्कोर 36 था, राइट। और आज हमारा स्कोर है 38। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, आप अगर 2015 में देखते हैं, हमारा स्कोर जो था ये बढ़ रहा था। ये देखिए, हमारा स्कोर बढ़ रहा है। ये आप देख रहे हैं, स्कोर हमारा 2015 में हमारा स्कोर बढ़ा है। 2016 में, यानी बीच में हम लोग ठीक हुए थे। आज जो हम स्कोर हमारा देख रहे हैं, सॉरी मुझे इंडिया पे क्लिक करना था, माफी चाहूंगा। ये इंडिया है। ये देखिए 2000 स्कोर हमारा 38 स्कोर था 2014 में। दोस्तों, 2016 में जब हमने नोटबंदी, मतलब शायद ये वही दौर होगा, 40 के आसपास हमारा स्कोर चला गया था। फिर 2018 में तो ये स्कोर 41 गया। फिर आप देख रहे हैं, ये शायद कोरोना का दौर है 2020। यानी हम लोगों ने 40, 41, 42 का स्कोर देखा है, लेकिन आज ये स्कोर फिर 38 पे आ गए। यानी 2014 में भी 38 था, 2024 में भी 38 है। यानी ये स्कोर जो है, यानी कहने का मतलब है कि शायद करप्शन पे कंट्रोल जो है वो बहुत लूज हो गया है। और मैंने अभी अभी आपको बताया ट्वीट पे कि किस तरीके से लोग रिश्वत ले रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, और मीडिया में कहीं भी चर्चा नहीं है। 2012 में कहा जा रहा था बहुत करप्टेड है, लेकिन हम मात्र दो नंबर पीछे थे। 36 का स्कोर था 2014 में, 38 का स्कोर था, आज भी 38 का स्कोर है। लेकिन उस समय कह दिया गया था कि हम बहुत भ्रष्टाचार वाली कंट्री हैं। अब मैं एक और पॉइंट पे आता हूं आपको बताने के लिए, जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। दोस्तों, भ्रष्टाचार में भारत में इन दिनों एक नया फेज डेवलप हुआ है, वो है क्रॉनी कैपिटलिज्म। क्रॉनी कैपिटलिज्म क्या होता है? अगर आप गूगल पर जाके इसकी डेफिनेशन ढूंढेंगे तो बहुत कुछ पता लगेगा, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी इसकी डेफिनेशन लगती है वो ये है कि सांठ गांठ वाला पूंजीवाद। सांठ गांठ वाला, यानी जहां पे व्यापारियों की, व्यवसायियों की, उद्योगपतियों की और बड़े आदमियों की राजनेताओं के साथ सांठ गांठ होती है, उसे हम कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म। एक रिपोर्ट के आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, आप भी चेक कर लीजिएगा और वीडियो में एनालिसिस में भी आप देख लीजिएगा। अभी वर्ल्ड में क्रॉनी कैपिटलिज्म में भारत 9वें नंबर पे है, 9th रैंक पे है। पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे है चेक रिपब्लिक, भारत 9वें नंबर पे है। चीन जो है, जो वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, वो 21वें नंबर पे है। अमेरिका, जो वर्ल्ड का लीडर है, जिसका जीडीपी भारत से 8 गुना से ज्यादा है, वो 26वें नंबर पे है। भारत 9वें नंबर पे है। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले कुछ सालों से ये जो क्रॉनी कैपिटलिज्म है, ये पहले वर्ल्ड के जीडीपी का 1% होता था इसका अमाउंट, लेकिन अभी 3% हो गया है। और उन 3% में जिन कंट्रियों की मुख्य भागीदारी रही है, उसमें कुछ कंट्रियों के नाम में हमारे भारत का नाम भी शामिल हो रहा है। उसमें रशिया है, उसमें कई कंट्रीज है। रशिया तो नंबर 1 पे बैठा है, रूस नंबर 1 पे बैठा है, लेकिन हमारे भारत का नाम भी उस पर आ रहा है। लेकिन जब मैं रूस और भारत की बात करता हूं, जब चेक रिपब्लिक और भारत की बात करता हूं, तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। वो छोटी छोटी जनसंख्या वाले लोग हैं, और हम कितनी बड़ी जनसंख्या, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले लोग हैं, 140 करोड़ प्लस। 140 करोड़ प्लस वाले देश के साथ अगर ये तमगा लग रहा हो कि वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म में वर्ल्ड में नंबर 9 पे बैठा है, और वो भी गरीब मुल्क,
तो आप जरा समझिए ये चीज क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रोड्यूस कर रहा है हर हालत में आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब जो गरीबी और अमीरी के बीच में खाई है, जिसके रोज आंकड़े हम पढ़ते हैं, हम उसका दोष देने की कोशिश करते हैं कृषि क्षेत्र को। हम कहते हैं कि कृषि क्षेत्र गरीब है इसलिए यहाँ पे खाई बढ़ रही है। ना 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 ना, उसका रियल दोष है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। आज अगर वर्ल्ड में क्रॉनिक कैपिटलिज्म जीडीपी का 3% हो गया है और उसमें मुख्य हिस्सेदारी निभाने में हमारे देश का नाम भी शामिल हो रहा है और हमारा देश 9वें नंबर पर भी आ रहा है, और हमारा देश चीन से कितना आगे है क्रॉनिक कैपिटलिज्म में, जरा समझिए। और मैंने बताया इसका हिंदी सारांश क्या है, 60 गांठ वाला पूंजीवाद। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हो, जब आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, जब आप स्टार्टअप्स बढ़ाना चाहते हो, तो आप मुझे बताइए ना, जब क्रॉनिक कैपिटलिज्म आपकी कंट्री में इतना ज्यादा होगा तो आम आदमी कैसे उस प्रतियोगिता में अपना स्थान बना पाएगा, अगर उसके पास में टैलेंट भी है तो। सिर्फ गूगल पे आप कर लीजिएगा क्रॉनिक कैपिटलिज्म के दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो पहला परिणाम निकल के आएगा, इनोवेशंस खत्म होते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म में। क्योंकि जो मेन लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनकी ज्यादा चलती है, उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम इंडिया में चल रही है। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई दी कि इंडेक्सेस की बात भी मैंने आपके साथ की। अब एक बात आपको और बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। अब इस बात को भी जरा समझिएगा दोस्तों। रियल एस्टेट का सेक्टर जरा गौर करिए। हर किसी को जो भी वीडियो देखेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे, उन्होंने अपनी जिंदगी में शायद अगर कभी भी कोई जमीन, कोई मकान, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट खरीदा है, तो उन्हें पता है उनकी डील कितने में होती है और रजिस्ट्री कितने में होती है। ये बात पता है सबको, मैं बोलना नहीं चाहता, आंकड़े हैं इस बात पे। हम कम मूल्य पे रजिस्ट्रियां कराते हैं, स्टैंप ड्यूटी सरकार को कम देते हैं, टैक्सेस कम देते हैं, बाकी पैसा हम पैसे के माध्यम से देते हैं, जो विक्रय मूल्य होता है, जो कंसिडरेशन होता है। अरे लोग तो दबी जबान से इस बात को बोलते हैं कि अगर भारत में करप्शन पे कंट्रोल हो जाएगा तो रियल एस्टेट सेक्टर तो तबाह हो जाएगा, उसके प्राइसेस तो नीचे आ जाएंगे। दोस्तों एक बात और समझिएगा, ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, आप विश्वास करिए इसके माध्यम से असंतोष भी बहुत फैल गया है हमारे भारत में। आप कुछ शहरों को देखते हो, बड़े लग्जरी डेवलप हो गए हैं। जब आप गुड़गांव की एक सोसाइटी का आपको सबको नाम पता होगा, उसमें 100 करोड़ का एक फ्लैट जाता है। तो हमारा भारत का युवा, हमारा भारत का एक आम आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि वो हिस्सा भी भारत का है कि नहीं है। यानी ये जो एक असंतोष है, एक मानसिक असंतोष है, फ्रस्ट्रेशन है, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी उस लेवल पे नहीं आना, उन सब के पीछे का कारण भी भ्रष्टाचार है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, जो खत्म नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया कि भ्रष्टाचार रियल एस्टेट में भी खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं सरकारें इस पे, और सरकारों को सब पता है, पॉलिसी होल्डर्स को सब पता है, ऐसा नहीं है उन्हें नहीं पता, उन्हें सब चीज पता है। एक और बात आखिर में भ्रष्टाचार के संबंध में दोस्तों, अखबारों में बहुत लिखा हुआ आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें आईपीओ के बूम आ रहे हैं, भारत में सब आईपीओ आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, भारत में म्यूचुअल फंड का मार्केट इतना बढ़ गया है। तहकीकात करिएगा, पता करने की कोशिश करिएगा, मैंने एनालिसिस किया है। पिछले कुछ अरसे से भारत में जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रमोटर्स हैं, इन्होंने एकाएक अपनी सेल की है भारत के सेकेंडरी मार्केट में। इन्होंने अपना पैसा बेचा है। ठीक है, मैं मानता हूं सेबी से परमिशन लेके ही इन्होंने अपनी इक्विटी बेची होगी, लेकिन जरा गौर फरमाइए, अगर कोई भी प्रमोटर अपनी इक्विटी बेचता है तो एक बड़ी क्वांटिटी में बेचता होगा। जब वो बेचता होगा तो उसने मुनाफा तो कमाया ही है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में जहां उसका शेयर बोल रहा है उतने में थोड़ी उसने लिया था। तो वो मुनाफा कमाने के लिए बेच रहा है, और जब वो बेच रहा है तो बड़ी क्वांटिटी में बेच रहा है, और जब वो बड़ी क्वांटिटी में बेच रहा है तो उसके कारण स्टॉक मार्केट में डिप भी आता है। लेकिन मैं कहना कुछ और चाहता हूं, मैंने बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ी, आप भी पढ़िएगा, मेरा आपसे गुजारिश है। लिखा हुआ है कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, अपनी इक्विटी इसलिए बेच रहे हैं ताकि वो अपना जो पोर्टफोलियो है, उसको पर्सनल पोर्टफोलियो, उसको डाइवर्सिफाई कर सकें। और वो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बेच के, वहां से पैसा निकाल के दूसरी कंपनी, छोटी कंपनी, स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, उनमें आईपीओस में पैसा लगा के बड़ी होल्डिंग ले रहे हैं, बड़े डिसीजन मेकर्स बन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ये भी एक तरीके से एक भ्रष्टाचार है, क्योंकि उन कंपनीज में छोटे रिटेलर इन्वेस्टर को आईपीओ में कुछ नहीं मिलता। ये बड़े लोग अपना पैसा मुनाफे पे विड्रॉ करते हैं और उसके बाद दूसरी कंपनियों के आईपीओ में लगा के वहां पे भी अपनी पावर ले लेते हैं। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। और आखिर में एक बात कह के
इस वीडियो को खत्म करूंगा अपनी बात को इस वीडियो में कि किसी ने एक एनालिसिस किया, आप उसको पढ़ सकते हैं कि उस एनालिसिस में यह आया है कि अगर करप्शन जो है वो 1% बढ़ता है तो जो पर कैपिटा जीडीपी है वो तकरीबन 0.15 से लेके 1.15 तक रिड्यूस होता है। अगर किसी कंट्री में करप्शन 1 से 2% के बीच में बढ़ता है तो उसका इमीडिएटली नेगेटिव इंपैक्ट वहां के जीडीपी पर आता है और 0.15 से लेकर 1.15% के बीच में रिड्यूस होता है। यह है भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दुष्परिणाम। और भारत चूंकि एक गरीब मुल्क है, एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, और अच्छी बात यह है कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब बहुत तेजी के साथ कैंची चलनी चाहिए और मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्हें पता नहीं भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता, ये तो ठीक है, आम आदमी जागरूक है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उसके पास में आ गया है तो वहां पे वो लिखता रहता है, लेकिन एक लंबा अरसा हो गया जब भ्रष्टाचार की बात ना तो प्रिंट में है, ना इलेक्ट्रॉनिक में है, ना किसी डिबेट में है, ना इसके अगेंस्ट कोई आंदोलन है। तो शायद हमें लगता होगा कि ये खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है। इंडेक्सेस मैंने आपको बता दिए हैं। 2012 में हमारे 36 नंबर थे, 2014 में 38 नंबर हुए, आज भी 38 में है। हालांकि बीच में हमारे नंबर बढ़े थे, और जब नंबर बढ़ते हैं तो हमारी जो रैंकिंग है वो रिड्यूस होती है, हमें फायदा होता है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सोचिएगा, आप भी गौर फरमाइएगा, और कहीं आसपास दिखे तो उसे आप ट्रैक करिएगा। इतना ही आपसे कहना चाहता था। शुक्रिया।